नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटियाला जेल से रिहा हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू और 10 महीने बाद जेल से निकले हैं सिद्धू। जेल से निकलने के बाद सिद्धू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा सरकार खौफ में है। राहुल गांधी एक गांधी का नाम है, सरकार सच नहीं सुनना चाहती। रिहाई से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह और मोहिंदर सिंह ने जेल में सिद्धू से मुलाकात की। और वहीं रिहाई से पहले पटियाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह और मोहिंदर सिंह ने जेल में सिद्धू से मुलाकात की। दोनों ने सिद्धू के साथ करीब आधा घंटा बात की और बाहर आने के बाद लाल सिंह ने कहा कार्यकर्ता फायर ब्रांड नेता का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, जो अपने भाषण शैली के लिए, अपने कौशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान धर्मवीर प्रजापति ने राष्ट्रपति को कारागार में बंद कैदियों के बनाए गए उपकरण भेंट किए। वहीं धर्मवीर प्रजापति ने राष्ट्रपति से कारागार और होमगार्ड विभाग के अब तक हुए कार्यों पर विस्तार से चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन यानी कि CPWD, NBCC और HUDCO के बीच यूनिटी कप 2023 का क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन के सेक्रेटरी मनोज जोशी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान यानी इस खेल प्रतियोगिता के दौरान हमारे सहयोगी ने कई अधिकारियों से बात की। हाउसिंग और अर्बन और NBCC के बीच यहाँ पे मैच खेला जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ADG, PIB और स्पोक्समैन हैं मंत्रालय के। सर, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के अगर खेलों की हम बात करें? प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि डिजिटल युग तो करिए, डिजिटल गेमिंग करिए या डिजिटल प्रयोग करिए, लेकिन फिजिकली तौर पे भी कहीं ना कहीं गेम खेलना चाहिए। आज यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, मैच खेले जा रहे हैं अलग अलग, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें गाइड भी किया और सभी के एक दिशा भी हमें मिली हम लोगों को कि काम के साथ साथ आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है अच्छे काम करने के लिए, और दूसरा यह कि साइलेंस को ब्रेक करना है। तो इन दोनों ही दिशाओं में अग्रसर होते हुए हाउसिंग मिनिस्ट्री ने जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया, सेक्रेटरी साहब के हमारे गाइडेंस में क्रिकेट मैच हुआ। ये NBCC, हुडको, CPWD और हाउसिंग मिनिस्ट्री ना सिर्फ साइलोस ब्रेक हुए, आप देखिए कितनी बड़े संख्या में यहाँ पे उनके फैमिलीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हमें मिले कि कभी उनसे नहीं मुलाकात हुई थी, समय से कब से काम कर रहे हैं मंत्रालय में हम लोग। तो ये इनफॉर्मल एक एटमॉस्फेयर में बात करने का, मिलने का मौका मिला, और ना सिर्फ इससे हमारी कार्यशैली बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, सभी लोगों को साइलोस से बाहर निकल के जाने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी मैं मानता हूँ उपलब्धि है ये। सर, चूंकि मंत्रालयों में देखा गया है कि अक्सर इतना काम हो जाता है, इतना वर्कलोड हो जाता है, खासतौर पे मोदी सरकार आने के बाद से, कि कहीं ना कहीं अधिकारी तनाव में चले जाते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके के गेमिंग से इस तनाव से भी निपटने में कहीं ना कहीं मिलेगा? हाँ, देखिए, अल्टीमेटली हम जब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत अति आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, इससे उस तरफ जाने का मौका मिलता है और सभी लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे, और आपसी भाईचारा, सहयोग और साइलो से निकल के बाहर आते हैं, वो सब उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। एक आखिरी सवाल अगर सर, क्या इस तरीके के इनिशिएटिव आगे भी इस तरीके की जारी रहेगी? हाँ, ये पहले भी हमारे जो पूर्व सचिव थे दुर्गाशंकर मिश्रा जी, उनके समय से स्टार्ट हुआ था और ये कंटिन्यू चल रहा है। लोगों ने इसको जारी रखा और सभी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात भी है और एक प्रेरणादायक भी चीज़ है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ADG, PIB राजीव जैन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके के जो गेम्स है वो पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। विजय राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई अनुभव है हम लोग का भी, बल्कि पीछे जो मैच हुआ NBCC के साथ, बिल्कुल कांटे का मैच, आखिरी बॉल, आखिरी ओवर तक जो है ऐसा लग रहा था कि हम जीतेंगे कि NBCC जीतेगा, और NBCC की टीम जीती, पर बहुत मज़ा आया।
हम लोगों ने पूरे ज़ोर शोर से फील्डिंग करी और बॉलिंग करी और उसी तरीके से एनबीसीसी ने करी, तो बहुत मज़ेदार खेल है। हम लोग आमतौर पे तो ये खेल वेल पाते नहीं हैं, सब अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम करा रहे हैं हम लोग सब, लेकिन इस समय इस सुंदर मौसम में खेल करके वाकई आनंद आया। हम लोग 4 टीमें ये पूरा टूर्नामेंट यूनिटी कप जो हो रहा है खेल रहे हैं। हम लोग का फर्स्ट मैच था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का विथ हुडको से। हम लोगों ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए 76 रन बनाए और काफ़ी अच्छी बैटिंग हम लोगों की टीम ने की और हम लोगों ने दूसरी टीम जो हुडको की रही वो चेज नहीं कर पाए एंड दे लॉस्ट द मैच, सो वी हैव वन द मैच, नाउ वी आर इन द फाइनल्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं और वहाँ फिर आपस में डिसीजंस लेते हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं, वो एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ में आगे मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं, जिसमें कि खेलना भी हो रहा है, कंपटीशन है, बट एक हेल्दी कंपटीशन और स्पोर्ट्स का है। तो देख के अच्छा लग रहा है, आइस ब्रेकिंग हो रहा है और जूनियर सीनियर कोई प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पर। एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है और मौसम भी दिल्ली का बहुत अच्छा साथ दे रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। मंत्रालय के सभी ऑर्गेनाइजेशन और मंत्रालय की टीम में क्रिकेट मैच चल रहा है। क्वाइट सरप्राइजिंग एक्चुअली, मुझे भी नहीं पता था कि हमारे मंत्रालय की टीम इतनी अच्छी है और लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हमारे ऑफिसर्स भी और सभी लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, काफ़ी नई नई टैलेंट देखने को मिली है। दिन रात ऑफिस में हमारे लोग काम करते रहते हैं, तो एक फैमिली गेट टुगेदर प्लेइंग सेशन बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी तक हम लोग सिर्फ योगा के कैंप करते थे, अब पहली बार हमने क्रिकेट मैच भी किया है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और स्टाफ वाले ऑफिसर्स सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हडको, एनबीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सर, पहले भी क्रिकेट और खेल होते रहे हैं, क्या उम्मीद लगाई जाए कि आगे भी किस तरीके के आयोजन या क्रिकेट की बात करें या खेलों की बात करें तो होते रहेंगे? खेलों का तो आयोजन होते रहना चाहिए, रोज भी खेलना चाहिए, रोज एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और महीने 2 महीने में इस तरह का टूर्नामेंट भी हो तो एक बॉन्डिंग आती है, एक फिजिकल फिटनेस और बॉन्डिंग दोनों आती है। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल मांगने पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री की डिग्री मामला उठाने के पीछे की कोशिश अपना भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं, सिर्फ पढ़े की बात करे। इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना, और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया था, उन्हें बरगलाया गया है। ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, ये स्वांग रचने वाले हैं, इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए, नटवर लाल है। क्यों? यह बात मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं। कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है। ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गई आज वो टोपी? और उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा मैसेज मिला है, जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी हत्या करने की बात कही गई। धमकी मिलने के बाद संजय राउत ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की है। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और खबर बिहार के पटना से है, जहां ऑनलाइन परीक्षा में धांधली, बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी जैसे कई अहम मुद्दों पर प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी जो बहाली हुई उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिहार में नियुक्ति घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जांच की मांग की है। यहां तक कि विजय सिन्हा द्वारा आरा, लखीसराय में गोलियां चलाई गई, इस पर भी विशेष जांच की मांग उठाई गई।
सुबह में जब सदन को हमने सूचित किया और उसी पर हमारा कार्य स्थगन भी था, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की सेटिंग 2-2 लाख रुपया में स्टिंग ऑपरेशन में एक अखबार के दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से आया था। आज बीपीएससी की परीक्षा, बीएसएससी की परीक्षा हो, दारोगा सिपाही की परीक्षा हो, बेल्ट्रॉन के द्वारा संविदा पर रखने का चयन करने की प्रक्रिया हो, सब के माध्यम से घोर अनियमितता और पैसे की वसूली है। और मुंबई में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और 10 दिन में यहां कोविड के 1055 नए मामले आ गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 10 दिन में मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। जहां 21 मार्च को 61 नए केस दर्ज किए गए, वहीं 30 मार्च को मरीजों की संख्या करीब 200 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के सरपंच मंगेश ने पंचायत समिति के सामने 2 लाख रुपए हवा में उड़ा दिए। दरअसल वो पंचायत समिति के एक अधिकारी से कुआं बनवाने में के प्रस्ताव को मंजूरी के नाम पर टोटल बजट में से 12% रिश्वत की मांग पे नाराज हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें हवा में नोट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर पंजाब के गुरदासपुर से एक ऐसा केस सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल यहां एक बेटे ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से उसकी मां से बचाने की मांग की। बच्चे ने आरोप लगाया कि उसे अपनी मां से जान का खतरा है। बता दें कि बच्चा अपने दादा दादी के साथ गांव में ही रहता है। और खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर फेक करेंसी के जरिए सीधे साधे लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। और पुलिस की इस छापेमारी में जहां 3 शातिर शख्स पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार और कैश बड़ी मात्रा में बरामद किया है। नेपाल बॉर्डर से लगे हुए मेजरगंज के कुछ एरिया में कुछ सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जाली नोट या सादे नोट को का बंडल बना करके ऊपर से नोट लगा करके NCIC का भी धंधा करते हैं। नेपाली करेंसी, इंडियन करेंसी उसको लेकर के धंधा करते हैं। तो उक्त सूचना के सत्यापन के लिए तथा जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बना करके छापामारी के लिए निर्देश दिया गया। जिस नेपाल और विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका जनता ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि एक तरफ लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं, दूसरी तरफ बिजली दरों में बढ़ोतरी से उन पर और बोझ बढ़ेगा। लोगों ने सरकार से बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की है। बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन बिजली के दाम बढ़ने के साथ साथ हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने GPF, PPF, RD में भी तो कुछ ब्याज की दर की बढ़ोतरी की है, पहली बात। दूसरा, मांग के अनुसार थोड़ा सरकार को भी बढ़ाना पड़ता है। हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, सड़क इत्यादि के खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए 1.79 रुपये बढ़ना कोई खास नहीं है। पानी के में भी मांग के अनुसार थोड़ा थोड़ा जो बढ़ाया जा रहा है वो इतना भारी भरकम जो बढ़ाया है वो नहीं बढ़ाया गया है। बिजली की दरों में, जबकि ये लगातार ये सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड में विगत 8 साल से वक्त बेवक्त
जब इनकी मर्जी होती है, जब इनको जो है सरकार का खजाना, गरीबों को मार करके सरकार का खजाना बढ़ाना हो, तो ये जो है बिजली के दामों में वृद्धि करते हैं। ये जनता के साथ घोर अन्याय है। बिजली प्रदेश होने के बावजूद पानी यहाँ इतना बह रहा है जो कि जनता पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक काम करने जा रही है सरकार। अंग्रेजों के जैसा काला कानून हम पर थोप रही है। भोली भाली जनता का शोषण किया जा रहा है। एक तो पलायन की मार अलग झेल रहे हैं लोग, और दूसरा महंगाई की मार। और सबसे पहली बात है कि बिजली विभाग के अधिकांश कर्मचारी फ्री बिजली जलाते हैं, उनका तो कोई लेना देना है नहीं। और फेल मीटर लगाए जा रहे हैं दुनिया भर के, फेल मीटर 17% 18% पे। भाजपा सरकार चुनाव में आई थी तो उसने पहले ये नारा दिया था कि हम जो है महंगाई को दूर करेंगे, गैस के सिलेंडरों की कीमत जो है घटाएंगे और जो है आम पब्लिक को राहत देंगे। देखा जाए तो केवल उन्होंने जो है इस समय पूरे उत्तराखंड में जो है शराब सस्ती कर दी है, और सरकार को पता है, नेताओं को पता है कि शराब जो है उत्तराखंड की जो पीने वाले हैं उनकी मजबूरी है, और उन्होंने उनको फ़ायदा देने के लिए शराब सस्ती कर दी और बाकी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी। दूध महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी कर दी। और यहाँ तक कि आप देखो जो शिक्षा है, जो उसमें कोई टैक्स नहीं है, किताबों में कोई टैक्स नहीं है, किताबें उन्होंने महंगी कर दी, और जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा उनकी फीस महंगी कर दी। और उत्तराखंड पुलिस पहाड़ के दूर दराज के क्षेत्रों में सुरक्षा और जनता की सुविधा के लिए होम तहसील खोलने पर विचार कर रही है, ताकि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों तक पुलिस की सुविधा मिल सके, जिससे लोगों की समस्याओं का हल निकले और सुरक्षा भी चाक चौबंद रहे। और डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि शुरुआती 6 जिलों में होम पोस्टिंग शुरू की थी और वो बड़ा सफल अनुभव भी रहा, लेकिन अब होम तहसील खोलने पर भी निर्णय लिया जा रहा है। तो डीजीपी अशोक कुमार का ये बड़ा ऐलान है, होम तहसील खोलने पे विचार किया जा रहा है और उत्तराखंड में अब होम तहसील खुलेंगी ताकि लोगों की जो दूर दराज की जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याएं जल्द से जल्द उनका समाधान हो, इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के होम पोस्टिंग अलाउ की थी, ठीक है, और वो बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट रहा था। उससे हमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इनमें जाने वाले इच्छुक पुलिसकर्मी मिल गए थे। उससे वहाँ पे प्लान की समस्या का भी हल हुआ था। तो अभी मैं जब रिमोट क्षेत्रों में गया, मलारी और सुराई थोटा में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन क्षेत्रों में कोई ऐसे पद के दुरुपयोग की संभावना नहीं है इतनी ज़्यादा। और उधम सिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में शनिवार को 1 अप्रैल को उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को नाले में एक शव मिला। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 10 से 12 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि इसकी पहचान हो पाए। और मुनीकीरेती थाना क्षेत्र में पुलिस की चेतावनी और नियमों को अनदेखा करना एक रेस्टोरेंट संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने तपोवन में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। संचालक को फटकार लगाने के बाद चालान किया गया और भविष्य में दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत दी गई। तो रेस्टोरेंट संचालक को चेतावनी दी गई, चालान भी किया गया। शराब पिलाने पर यहां पे शराब परोसी जा रही थी और पुलिस ने जब छापेमारी की तो इस बात का खुलासा हुआ। उसके बाद संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। पौड़ी के पैठानी बाजार में अतिक्रमण पे सरकार का जल्द हथौड़ा चलेगा और सरकार के इस फैसले से पैठानी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि प्रशासन मुख्य बाजार में बुलडोजर ना चला के वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाए, जिससे कई साल पुराने इस बाजार को बचाया जा सके।
पीडब्ल्यूडी वालों ने या सरकार ने पहले तो किसी को सूचित नहीं किया, जब मकान बन रहे तब तो किसी को सूचित किया नहीं, किसी को बताया नहीं। अब अचानक ही जो है कल नोटिस दे दिए हैं पूरे, तो इससे तो लोग बिल्कुल पलायन हो जाएगा। एक तो सरकार कह रही कि नहीं यहाँ पलायन रोको, और दूसरी तरफ ये कह रही कि तो उसका समाधान भी निकल सकता है। दुकान पे अतिक्रमण होगा, अगर दुकान टूटेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ किराए पे आ रहे हैं, 5-6 साल हमें यहाँ हो गए, तो हम लोग, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, उस बाजार में सड़क बनने से पहले से मकान और दुकानें हैं, सड़क बाद में बनी है, तो सरकार उनका मुआवजा दे और उसके बाद जो आवश्यक चौड़ा करना है उसको करे। और लक्सर क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों के मुताबिक नगर पालिका परिषद विभाग द्वारा जारी किए गए पार्किंग शुल्क संबंधित आदेश के खिलाफ क्षेत्र के ई रिक्शा चालक एकजुट होकर सड़क पे विरोध करते हुए नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में रिक्शा चालक इकट्ठा हुए और यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। तो पार्किंग शुल्क के विरोध में, उसको बढ़ाए जाने के विरोध में यहां पे ई रिक्शा चालक जो थे उन्होंने प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी नाराजगी जाहिर की और पार्किंग शुल्क के आदेश को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो व्यापार मंडल अध्यक्ष से भी उन्होंने मुलाकात की और से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर इनसे कोई शुल्क, इनकी कहीं पार्किंग की व्यवस्था अगर नगर पालिका ने बनाई है, अगर वे वहां खड़े होते हैं तो ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। चलते हुए कोई भी इन्हें नहीं छेड़ेगा। इनके लिए पूरा व्यापार मंडल इनके साथ में चले जाओ। वहाँ ठेकेदार एक अपना मोटरसाइकिल स्टैंड का वो गलत तरीके से ई रिक्शा वालों से 20 रुपए वसूल कर रहा है, जो उसका गलत है। अब ये ठेकेदार का मामला या नगर में चल गया है, जो कभी भी नहीं कटता था। अब वो कहता है कल एक रिक्शा वाले के साथ मारपीट करी उसने, रायपुर का लड़का था, उसके साथ भाई ये खड़ा है, वो नु कहता है भाई जबरदस्ती तेरे से 20 रुपए ले जाएंगे और तेरी क्या औकात है, स्टेशन पे चले जाओ। कि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की पर्ची, चाहे नगर पालिका से हो या रेलवे स्टेशन से हो, ना कटे, क्योंकि हम 10-20 रुपए कमाने वाले बंदे हैं और उसमें हम 10-20 रुपए हमसे छीन झपट लेते हैं, तो हमारे पे क्या बचा? हम अपने बच्चों को हम क्या खिलाएंगे? तो हमारा यही मामला है कि हमारी कोई भी पर्ची, किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी तरह की कोई पर्ची हमारी ना कटे। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो कमाए अपने बच्चों को खिलाए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की पर्ची, चाहे नगर पालिका से हो या। और उत्तराखंड में बारिश की वजह से बीते शुक्रवार को कई जगह हालात काफी खराब हो गए थे। मसूरी में भी लाइब्रेरी और वाल्मीकि मंदिर के पास लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा एक होटल का पुश्ता गिरने की वजह से भी कई गाड़ियां उसके चपेट में आई। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया, माल रोड का, और काम में हो रही देरी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की पुश्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है। जो काम की गति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक